सभी भाइयों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सभी भाइयों का मैं धन्यवाद दूँ कि मेरे एक आग्रह पे आप सभी पहुँचे। आज देश का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है अग्निवीर, अग्निपथ और अग्निवीर। अब बिना किसी की सलाह देश बहुत बड़ा है और देश चलता है जनता से और जनता होती है जनार्दन। अब बिना किसी सलाह मशवरा के अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसी पॉलिसी ले आना जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, उसको मतलब अपने मनमानी लागू कर देना, मैं उसके खिलाफ हूँ। उस बात एक तो ये कहा गया कि 4 साल के लिए हम इनको लेंगे और 4 साल तक रखने के बाद निकाल देंगे, 25 को हम रखेंगे। तो इसमें 2-3 बातें हुई, हमारी बच्चियाँ जाएंगी इस सेवा में। वो क्योंकि कंपटीशन का दौर है, 75% रखेंगे और 25% रखेंगे। उनका शारीरिक शोषण जो अधिकारी बैठे हैं वो होने का अंदेशा है। जो हमारे नौजवान बच्चे जाएंगे उनका अंदेशा है जो अधिकारीगण बैठे हैं वहाँ भ्रष्टाचार के भी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों ने ही उनको रखना है, अधिकारियों ने ही बाकी को निकालना है। तो रह गए, चलो कोई बात नहीं, उनका सौभाग्य। और जो निकाल दिए उनको जिंदगी तो 4 साल में पूरी नहीं होती। 4 साल के बाद जब उनको निकालेंगे तो सरकार कहती है जी 10 लाख रुपए देंगे, जिसमें से करीब 4 साल के अंदर 5.5 लाख के करीब तो उनकी पेंशन में से तनख्वाह में से काट लेंगे और बाकी जो 10 लाख देंगे उस 10 लाख में से 5.5 काट लिए, 4.5 रह गए। 4.5 दे के 4 साल के बाद निकाल दिया और सड़क पे आ गए। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि वो 4.5 साल में जो सीखेंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे, वो चाहे फील्ड की हो चाहे हथियारों की हो। अब उस ट्रेनिंग को लेने के बाद अब बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी कह रही है, आरएसएस बोल रही है कि भाई हम अपने कार्यालय में रख लेंगे, कॉरपोरेट घराने कह रहे हैं कि हम अपने कार्यालय में रख लेंगे। किस पद पर रखेंगे? चौकीदार। गार्ड को चौकीदार ही बोलते होंगे हिंदी में, चौकीदार रख लेंगे। तो क्या बीजेपी सरकारी संसाधन लगा के, सरकारी खर्चा करके, ट्रेनिंग दे के उन बच्चों को अपनी फौज तैयार कर रही है? क्या कॉरपोरेट घराने उनको अपने लिए तैयार करवा रहे हैं सरकारी खर्चे पे? अब प्राइवेट गार्ड रख लिया, सपोज मेरे को ज़रूरत है, एक रख दिया गेट पे। अब तो मेरी मर्जी है, 4 दिन रखूँ, 10 दिन रखूँ, 15 दिन रखूँ, क्या गारंटी है? तो वो बच्चे आखिर में क्या होगा, समाज में हताश हो गए क्योंकि उनको हथियारों की ट्रेनिंग हो गई। तो उसमें से कुछ बच्चे हताश होके दिशा भ्रमित भी हो सकते हैं, अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब इसके साथ साथ बहुत सारी बातें और जुड़ी हैं। अब फसल और नस्ल, बीजेपी ने एक एजेंडा बनाया हुआ है, फसल और नस्ल।
इनको बर्बाद करें। और फसल और नस्ल दोनों चीज़ इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं कि आप देखेंगे ऑफिसर्स तो शहर से भी चले जाते हैं सेना में, मगर जो फौजी सिपाही जाते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ही किसानी की जाती है। तो इन दोनों को, फसल और नस्ल को ख़त्म करने का एक एजेंडा है, अपने लिए एक फ़ौज तैयार करने की रणनीति है बीजेपी की। सरकार तो ट्रेंड करेगी सरकारी खर्चे पे, और हम उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने मन मुताबिक चलाएंगे। मन मुताबिक क्यों चलाएंगे? क्योंकि सैलरी तो वही देंगे, तनख्वाह तो वही देंगे। तो ये मैं इसका विरोध करता हूँ। हाँ, एक मैं अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ युवाओं को, भ्रमित ना हो, हिंसक रास्ता ना अपनाएं। जो लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत आप जो प्रदर्शन कर सकते हैं वो आपका अधिकार है। हिंसक रास्ते को छोड़ते हुए अपने आंदोलन को जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम जन भावना उन बच्चों के साथ में है। एक और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2.5 साल में जो फौज में भर्तियां होनी थी सेना के तीनों अंगों में, वो करीब 90,000 बच्चे ऐसे थे जो सारे टेस्ट क्लियर करके, चाहे वो रिटन हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, और सिर्फ ज्वाइनिंग होनी थी। और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि आपने जो मेहनत की, उन बच्चों ने जो मेहनत की 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस मेहनत के बाद वो मेहनत उनकी रंग लाई और उनका सिलेक्शन हो गया। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना था, वो सारे के सारे घर बैठा दिए। किसी की अब आगे एज निकल जाएगी, कोई ट्रेनिंग लेने की मतलब कि गुंजाइश नहीं हो पाएगी किसी के पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब जो 13 महीने किसान बैठा सरकार के दरवाजे पे, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया, उन्होंने कोशिश की वे इनको हिंसक रूप ये अपनाएं, बड़ी कोशिश की। असामाजिक तत्व किसानों के बीच में छोड़े गए और इनको बदनाम करके यहाँ से उठा दिया जाए। पहली कोशिश में ये कामयाब भी हो गए थे। जब 26 जनवरी को रोड मार्च था, किसानों की तरफ से कोई भी रोड मैप लाल किले का नहीं था। जिसने ये रोड मैप बनाया, बीजेपी ने अपने जो भी इनके अपने सेल्फ स्टाइल जो किसान थे, जो अपने को किसान कह रहे थे, वो हमारे बीच में भेज के उनको रास्ता दिखाया। उसके पीछे पीछे, क्योंकि किसान हाथ में रहता है, राजधानी के रास्ते नहीं जानते, कुछ लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में और झंडा फहराने में, ताकि एक देश में ये संदेश जाए भी ये क्या कर रहे हैं। और उसी झंडा फहराने वाले को, और बीजेपी का ही निकला, वो प्रधानमंत्री के साथ उसकी फ़ोटो वायरल हुई, गृह मंत्री के साथ उनकी वायरल हुई। और मैं बड़ा अफसोस और के साथ कहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे का, उसको इस्तेमाल करके उसका कत्ल भी करवा दिया गया, एक्सीडेंट दिखा के उसको मार दिया। उस टाइम हम चौकन्ने हो गए थे। चौकन्ने हो गए तो हमने बड़ा संगठित तरीके से, बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संगठित होकर चले। और 13 महीने बाद हमारे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। तो मैं इन बच्चों से भी यही आग्रह करता हूँ कि वही रास्ता अपनाएं, देश आपके साथ है। और अहिंसक रूप से तादाद बढ़ती रहेगी आपकी। लगभग बहुत सारे संगठनों से समर्थन दिन पे दिन जारी है।
अब अगला जो मुद्दा है, मैं थोड़ा सा बोल लूँ बंदर साहब। हाँ बताइए। हाँ जी। बीजेपी क्या जस्टिफिकेशन के लिए जर्नलिस्ट की कंसर्न ले रही है? देखिए, ये भी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो फैसले होते हैं ये राजनीतिक होते हैं, शासनिक फैसले होते हैं। इसमें हमारा जो फौज का शीर्ष नेतृत्व है उनको तीनों को बैठा के और उनसे जो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये कहलाना कि जी ये बिल्कुल सही, ये जो ना ये जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ये भी मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं इनको प्रलोभन दे के भाई रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ विराजमान करेंगे, यहाँ विराजमान करेंगे, और आप ऐसा। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ मैं। नहीं तो आज तक इतिहास गवाह है, ऐसी तीनों सेनाओं के जो हमारे प्रमुख हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये राजनीतिक फैसले होते हैं, कोई मंत्री कर ले, डिफेंस मंत्री कर ले, गृह मंत्री कर ले, प्रधानमंत्री कर ले। प्रधानमंत्री ने आज तक, जैसे इन बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं अभी, ये बातचीत करने का रास्ता नहीं निकाल सकते थे क्या? हिंसा को रोका नहीं जा सकता था क्या? क्या जिस दिन से ये अग्निपथ और अग्निवीर का जो मुद्दा चला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है? आप सभी बैठे हैं, क्यों नहीं संदेश देते देश को, भाई हम आपके साथ हैं, आपके साथ जाति नहीं होने देंगे, आपको हम समझाएंगे, या वो इनको समझा दें। टेबल का रास्ता, वार्तालाप का रास्ता कभी भी मोदी सरकार ने नहीं अपनाया। किसी पत्रकार की आज तक हिम्मत पड़ी है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे कोई सवाल पूछ ले? आप बताइए। किसी भी पत्रकार की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी है। और बहुत सारे साहसी पत्रकार मैंने देखे हैं और उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आज 15 मिनट का मेरे को आमना सामने जो ना बैठ के सवालों को जवाब दो। हिम्मत नहीं पड़ रही। जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है और भी है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है वो सारे की सारी, हम तो गोदी मीडिया बोलते थे इसको, गोदी में बैठे हुए थे, वो सारे के सारी दुष्प्रचार पे लगी हुई है, वाहियात बातों पे लगी हुई है, अनर्गल बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सराहती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को लेके चलती है। राष्ट्र के एजेंडे को क्यों नहीं लेके चलती? अगर राष्ट्र में कोई ऐसी समाज में या प्रजा में असंतोष की भावना आती है तो वो उनको क्यों नहीं पूछती कि भाई ये जो ना आप इनका जवाब दीजिए। देश ने चुना उनको। ये जो हमारे बच्चे थे जो आज आंदोलन कर रहे हैं इन्होंने तो चुना है। कल भी तो जरूरत पड़ेगी उनकी। या तानाशाही पे चलेंगे कि भाई एक बार धीरे धीरे सबको ख़त्म कर दो और अपनी मर्जी से चलें? ये तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में संभव नहीं है। अब दूसरा जो मुद्दा आ जाता है वो आ जाता है ईडी का। ईडी मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता भी है, एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के अलावा, सरकार के अलावा, जो सिटिंग सरकार है उसके अलावा वो किसी को भी जवाब दे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दे नहीं है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। तो इतने निरंकुश संस्थाएं को आप बना दोगे और उसका जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठेंगे। वे जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं अपना आंदोलन चलाना चाहे, कहीं जो है ना इनके टक्कर लेना चाहे बीजेपी की, उन्हीं के घर जो ना ईडी को भेज दो। और ईडी जब जाती है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेतागण हैं
राहुल जी को 40 घंटे तक पूछताछ करते थे राहुल जी से, और ये सोचते हैं कि इनको डरा के धमका के हम इनको जो है ना बैकफुट पे ले लेंगे। मगर मोदी जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो संघर्ष है हमारा इतिहास गवाह है, हमारा देश गवाह है, और जो अंग्रेज जो चले गए वो भी गवाह हैं। कांग्रेस ऐसे डरेगी नहीं, ये मुगालता है, और कांग्रेस और पुरजोर तरीके से उभर के आएगी। जनता की सहानुभूति है, जनता कांग्रेस के साथ है। ये जो आप ज्यादती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसको बंद करें, इससे हम डरेंगे नहीं। ये तो राहुल जी के पास भेज दिया, 23 तारीख को शायद आपको पता होगा, सोनिया जी को भी बुलाया है, फिर प्रियंका जी को भी बुलाएंगे। मैं कहता हूँ एक एक कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बुला लें, आप डरा लें, धमका लें, हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये संदेश मैं सीधा मोदी जी को देना चाहता हूँ। आप इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम डरा देंगे, धमका देंगे, नहीं डरेगी कांग्रेस, नहीं डरेगी कांग्रेस, और मजबूती के साथ उभर के आएगी। ईडी कांग्रेस की भी बनी। देखिए, ईडी जो बनी थी, ईडी का जो मेन जो हमारा भ्रष्टाचार होता है हाई लेवल पे, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं, ईडी बनाई गई थी उसके लिए कि इसको रोका जाए। ईडी बनी थी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो घपला करके भाग जाते थे, पैसा खा के भाग जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, या टैक्स की चोरी करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेते थे। ईडी बनी थी स्पेशल उनके लिए। अब केवल कांग्रेस के लिए इसलिए बन गई क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, ये कितनी पूछताछ कर ले। एक और बता दूं मैं आपको, ईडी का जो पूछताछ का जो नतीजे हैं वो आप हैरान रह जाएंगे। 97% ईडी के खिलाफ गए हैं। सिर्फ 3% में ईडी कामयाब हो पाई है और उसको सबूत मिले हैं। 100 में से अगर ईडी ने 100 छापे डाले तो 100 में से 3 को कन्विक्शन हुई है, 3% को। तो ये मिसयूज नहीं तो और क्या है, रेशो तो हो। अभी ठीक हमने छापा मार लिया और वहाँ छापे में ये पकड़ा गया, वहाँ मिलता है ही नहीं कुछ। अब 40 घंटे राहुल जी से पूछताछ कर ली, उस 40 घंटे में मिला तो कुछ नहीं, और एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, और एक एक मिनट की इसमें जो है ना बहुत खर्चा होता है।